डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमू की पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो तक आप लोगों को यह बताया था कि आखिर ओबेसिटी क्या होता है, इसके डिफरेंट आसन्स क्या होते हैं जो इनको क्योर करेगा। उसके बाद मैंने डायबिटीज के बारे में बताया और उसी तरह से आज मैं बात करने वाला हूं अस्थमा के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अस्थमा होता क्या है। और एक चीज मैं बता दूं कि अस्थमा, और इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में दमा या दम्मा बहुत सारी बातें बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश वाले टर्म तो जान रहे हैं, लेकिन जब मैं इनका हिंदी बताता हूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में क्या ये दोनों बीमारी सेम है। बिल्कुल सेम है। आप इसके लोकल लैंग्वेज को भी जानो। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अस्थमा के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनसे पूछो कि दमा क्या होता है तो कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि दोनों बीमारी सेम है। कोई लोग हिंदी में इसे दमा बोलते हैं, कोई अस्थमा बोलता है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूं अस्थमा के बारे में। इसके अलावा इसके जो कुछ आसन है, जैसे यहाँ पर 7 आसन है जो अस्थमा को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। उन सारे आसन के प्रोसीड्यूर यानी कि कैसे आपको करना है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या होगा, मान लो कि आप ये आसन करते हो तो आपका अस्थमा ठीक करेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी किस तरह के बेनिफिट्स आपके शरीर में दिख सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है कंट्राइंडिकेशंस, क्योंकि हर एक आसन को हर एक लोग नहीं कर सकते हैं। हर एक आसन का कंट्राइंडिकेशंस होता है, जो कंट्राइंडिकेशंस हर आदमी को जानना चाहिए कोई एक योगिक आसन करने से पहले। आपको पता होगा कि यहां पर मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में गोमुखासन मैंने बात कर लिया है, भुजंगासन मैंने बात कर लिया है, पश्चिमोत्तानासन बात कर लिया है, और ये मैंने 3 आसन मैंने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले 2 वीडियोज को नहीं देखे हो तो फटाफट जाकर देखो। वहां पर अगर वो देख लेते हो तो कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे। तो मेरे पिछले पहले वीडियो से शुरू करो, उसको देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बीच बीच में छोड़कर देखोगे समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट आपका कचरा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये तीनों बात कर लिया हूं। इसके अलावा 1 2 3 4 यानी कि 4 आसन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं अच्छे से बताने वाला हूं। अगर कहीं से परेशान होकर आए हो कि समझ में नहीं आया वहां पर, या मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि समझ कर आप जाओगे। ठीक है, स्टूडेंट, जब हम लोग बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में तो बेटर होगा कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड में पढ़ें और पूरा पढ़ें। तो मैं यहां पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच आवर एयरवेज बिकम्स नैरो, स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बेटर समझेंगे, अगर नहीं भी है तो इतना डीप में जाना भी नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नेजल कैविटी होती है, यानी कि जहां पर हम लोग के सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है, वहां पर कुछ हम लोग के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रोंकी, इसको कोई ब्रोंकाई भी बोलता है। ठीक है, ब्रोंकी हो गया। इसके अलावा जो इसके बाद ब्रोंक्यूल्स होता है, उसके बाद एल्वोलाई होता है, फिर कैपिलरीज होता है। तो होता क्या है, अगर मैं ब्रोंकी की बात करूं तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि मान लो कि आपका ये मान लो कि एक ऐसे कुछ लंबा जैसा होता है और इसमें कुछ ऐसे ऐसे डिस्क बने हुए होते हैं, ये आपका ब्रोंकी होता है। ठीक है, इसके थ्रू आपका एयर पास होता है। ठीक है, इसके बाद आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं और आपका ये फिर लंग्स बन जाता है। ठीक है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, लंग्स होता है। फिर आगे बढ़ोगे तो यहां पर देखोगे गोल गोल ये छोटे छोटे होते हैं, इसको एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद यहां पर कैपिलरीज होती है। ठीक है, मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा हूं। तो ये ब्रोंकी, ये ब्रोंक्यूल्स, ये आपके एल्वोलाई, यहां पे कैपिलरीज। होता क्या है, अगर किसी को अस्थमा है तो इसके जो ये पैसेज है, मान लो कि इनका पैसेज अभी इतना है। ठीक है, ऐसे पैसेज इतना छोटा इसमें छेद है, तो होता क्या है कि वो उसमें आपका नैरो हो जाता है और स्वेल कर जाता है, यानी कि आपका इनर पार्ट यहां पर ये नैरो हो जाता है। अब क्वेश्चन आप करोगे कि नैरो क्यों होता है। देखो, अस्थमा में आपके जो म्यूकस होते हैं, जो सर्दियों के दिन में आपके नाक से भी बाहर आता है, वो म्यूकस इसके जो आपकी इनर लेयर है उस पर टच होते, जमा होने लगती है। तो मान लो कि कोई एक पाइप है तो वो उसका म्यूकस अगर जमा होगा तो वो नैरो होगा। मान लो कि आपका इतना अगर नैरो था तो उसमें आप हेल्दी वे में आप सांस ले रहे थे, अगर ये नैरो कम हो रहा है, ठीक है, तो आपको और भी प्रॉब्लम्स होगी। यानी कि आपका एयरवेज जो पैसेज है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो नैरो बन जाता है, जिसके बाद एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहां पर अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा, जो ऑर्गन अफेक्ट होगा वो होगा लंग्स। यहां पे लंग्स में आपका ये प्रॉब्लम होने वाला है। इसके अलावा अगर कैसे मैं जान सकता हूं कि मुझे अस्थमा हुआ है या नहीं, या किसी को अस्थमा हुआ है या नहीं है,
अगर इस तरह के लक्षण दिखे उसमें, तो यानी कि मान लो कि उसमें अस्थमा है। जैसे कि एक्स्ट्रा एंड रेगुलर कफिंग, मान लो कि आप कॉमन कोल्ड होता है तो उसमें कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो 2 दिन 3 दिन तक होती है। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक जो बंदा है, कोई एक इंसान है, उसको लगातार 1 साल से 1.5 साल से कफिंग हो रहा है, इसका मतलब वो कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसे अस्थमा का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, अगर वो सांस ले रहा है तो सीटी जैसे आवाज आती है, ठीक है, वो भी आपका एक अस्थमा का लक्षण है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मान लो कि आप एक ब्रीदिंग, मान लो कि आप इनहेल कर रहे हो 10 सेकंड में, एक्सेल कर रहे हो 10 सेकंड में, लेकिन अगर अस्थमा की प्रॉब्लम्स आएगी तो आपका 8 सेकंड में इनहेलेशन होगा और 8 ही सेकंड में एक्सेलेशन होगा, यानी कि कम हो जाएगा वो, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आप ज्यादा बार सांस लोगे। तो ये सारे लक्षण आपके अस्थमा के हैं। इसके अलावा अस्थमा इज ए सच ए डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट्स सिम्टम कैन बी कंट्रोल्ड। अस्थमा एक ऐसा बीमारी है जिसको क्योर नहीं कर सकते हैं। अब डर भी नहीं जाना है कि भाई अगर हो गया तो मैं कैसे ठीक करूं, लेकिन इसके जो लक्षण है जैसे कि लगातार सर्दी खांसी रहना, इसके अलावा अगर सीटी जैसी आवाजें आनी जब आप सांस लेते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, तो ये जो सारे सिम्टम्स है, सिम्टम्स को ये कम कर देगा। और आप जानते ही हो अगर सिम्टम्स कम होंगी तो आपको प्रॉब्लम्स कम होगी, आपकी डिजीज की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्वस्थ हो, फल खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, रोग योगिक आसन कर रहे हो तो आप स्वस्थ हैं, अस्थमा नहीं हो सकता है। ये कभी कभी जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके माता पिता को अस्थमा का लक्षण है, या मान लो कि और भी मैं आगे बढ़ूं, आपके दादा दादी को, नाना नानी को इस तरह का लक्षण था तो आपको भी लक्षण आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जेनेटिक ही होता है, कभी कभी आप कुछ गलत धूम्रपान या कुछ और भी एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। ठीक है, अस्थमा कैन बी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एग्जाम में आपको अगर सीबीएसई पूछ दिया तो ये एलर्जिक वाला टर्म आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अस्थमा 2 तरीके से हो सकता है, पहला एलर्जिक, दूसरा नॉन एलर्जिक। एलर्जिक क्या, मान लो कि मुझे धूल पसंद नहीं है, मान लो कि कोई दीपावली के समय चल रहा है और घर को साफ सफाई करना है, मैंने साफ किया, धूल मेरे नाकों में गया, मुझे सर्दी खांसी कफ हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एलर्जिक, यानी कि कोई चीज से आपको एलर्जी हो रहा है। मान लो आपको ठंड के दिन में खुला हवा पसंद नहीं है, अगर वहां पे आप जा रहे हो, ठीक है, आपको सर्दी खांसी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एलर्जिक, यानी कि आपको एलर्जी है उन चीजों से। कुछ चीजें होती है नॉन एलर्जिक, भाई कुछ भी कर लो, मैं साफ काम, बाहर जाऊं ना जाऊं, घर में साफ करूं ना करूं, होना ही होना है, दिस इज कॉल्ड नॉन एलर्जिक। तो यहाँ पे अस्थमा का ट्रिगर क्या क्या होता है, ट्रिगर मतलब क्या है, जो चीजें आपको अस्थमा का स्टार्ट करता है, अस्थमा के सिम्टम्स को लाता है, क्या है, जैसे कि पोलेंस, यानी कि फूल में देखोगे तो छोटी छोटी आपके डस्ट टाइप की होती है, वो होते हैं पोलेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोलेंस की वजह से एलर्जी होती है, उस एलर्जी आपका कन्वर्ट हो जाता है अस्थमा में। उसी तरह से डस्ट, यानी मैं आपको बताया कि मान लो कि घर की सफाई करनी है, डस्ट की वजह से आप बीमार पड़ रहे हो, सर्दी खांसी हो रही है, ये आपका क्या हो रहा है, अस्थमा ट्रिगर, यानी कि अस्थमा के लक्षण को आपको स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा स्मोक, बहुत सारे लोगों को धुआं पसंद नहीं है, स्मोक अगर कोई आसपास भी कर रहा है या घर में धुआं बढ़ गया तो उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे आपके अस्थमा के ट्रिगर्स हैं। फिर बहुत सारे मेडिसिन हैं जैसे कि एस्पाइरिन है, या बहुत सारी मेडिसिन जो अस्थमा जैसे बीमारियों को स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा फूड्स हैं, फूड्स में मान लो कि आप कर्ड से आपको एलर्जी है, मान लो कि आप दही खाते हो, आपको सर्दी खांसी हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड अस्थमा ट्रिगर। ये थे आपके अस्थमा के बारे में पूरी चीजें, उम्मीद करता हूं कि समझ भी गए होंगे। स्टूडेंट, मैं अब सबसे पहले यौगिक आसन यानी कि सुखासन के बारे में बात करने वाला हूं। इसके प्रोसीड्यूर को मैं जानूंगा, उसके बाद बेनिफिट्स, कंट्राइंडिकेशंस। ठीक है, पहले सुखासन का जो, अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बगल में एक इमेज दिख रहा है, इसको पहले ध्यान से देखो, इसको मेमोराइज करो, क्योंकि बाद में ये प्रोसीड्यूर आपको याद नहीं होगा, बाद में आपके ये इमेज आपको काम आने वाला है एग्जाम में। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गया है कि सुखासन इस पोजीशन में करते हैं तो आप खुद व खुद इंग्लिश में बनाकर लिख लोगे, लेकिन ये प्रोसीड्यूर को रट कर आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोसीड्यूर क्या है। पहला प्रोसीड्यूर क्या है कि सीट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच आउट, आपको जमीन पर बैठना है, आपकी दोनों पैर आगे साइड खिंची हुई होनी चाहिए, आगे साइड होनी चाहिए। उसके बाद हाँ, लेकिन एक बार ख्याल रखना कि कोई भी चटाई, मैट्स या कारपेट कुछ भी हो, दरी चटाई कुछ भी हो, उसका यूज करना वो बेटर होगा आपके लिए। फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड टग इट इनसाइड द राइट थाई। ठीक है, आप मान लो कि सीधा, मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, ठीक है, उसके मान लो इसके 1-2 हाथ, मान लो कि इसका ये 2 पैर हो गया। ठीक है, उसको क्या करना है, आप बैठे हुए पैर आगे किया हुआ है आपका,
उसको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड आपने किया, उसके बाद लेफ्ट वाला जो आपका जो पैर है उसको राइट वाले जो राइट यानी कि दाएं पैर के जांग के नीचे आपको दबाना है, ठीक है, थाई, ठीक है। मान लो कि आपका ये लेफ्ट पैर हो गया, ये राइट पैर हो गया, आपको इधर से ऐसे मान लो कि आपका दोनों पैर है, इसको अंदर आपको जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे नी है, ठीक है, नी होगी, के से मैं डिनोट कर रहा हूं, इसको आपने अंदर किया, ठीक है, और आपका ये जो आपका थाई है इसके नीचे दबाना है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसके अलावा फिर क्या करना है, देन फोल्ड द राइट लेग एंड टग इनसाइड द लेफ्ट थाई, ठीक है, सेम चीज करना है। यहां पर आपको राइट थाई को कल दबाना है, नी को आपको मोड़ना है। उसके बाद आपको राइट पैर का जो आपका पैर है उसको लेफ्ट यानी कि लेफ्ट बाईं ओर के जांग के नीचे रखना है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल, आप पूजा जो करते हो इसी मुद्रा में करते हो, ओम भूर्भुवः करते हैं बहुत सारे लोग इसी मुद्रा में करते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कीप द हैंड्स ऑन द नीज, आपको अपनी जो दोनों हाथें हैं आपको नीच पे रखनी है। कौन सी मुद्रा में, चीन मुद्रा में। अब सवाल उठता है कि चीन मुद्रा होता क्या है, ठीक है। अगर आप अपने हाथों को ऐसे जो रखते हो ऐसे रखते हो, दिस इज कॉल्ड चीन मुद्रा। मान लो कि आपने अपने पैर को तो एडजस्ट कर लिया, जिस पोजीशन में बोला जा रहा था आपने रख लिया, आपको चीन मुद्रा में आपके हाथ जो है आपके नीज यानी कि घुटने पर रखना है, ठीक है। उसके बाद सीट इरेक्ट, आपको बहुत ही सीधे तरीके से बैठना है, सीधा बैठना है। उसके बाद आपकी स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स योर बॉडी, होल बॉडी, आपको बॉडी को रिलैक्स करना है, बहुत ही ऐसा नहीं कि आप कुछ प्रेशर दे के रखे, वो बहुत रिलैक्स रहना है। उसके बाद ब्रीद आउट यानी कि आपको ब्रीद इन करनी है, ब्रीद आउट करनी है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये ख्याल रखना कि आपकी स्पाइन है स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आप कर सकते हो जब तक आपकी कंफर्ट जोन है, जितनी कंफर्ट में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अस्थमा ठीक करना है तो आप लगे जा रहे हो, किए जा रहे हो, आपकी आप लिमिट पार कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अस्थमा जैसी बीमारी है तो इसको क्योर भी हम लोग 2-3 दिनों में नहीं कर सकते हैं। जैसे यही आसन करना है, अपने कंफर्ट जोन में करना है, ऐसा नहीं कि लिमिट क्रॉस करके करना है। उससे होगा क्या कि अस्थमा आपका ठीक नहीं होगा, उसके अलावा आपको स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, या ढेर सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए कोई भी यौगिक आसन करो अपने कंफर्ट जोन में करो, अपने लिमिट को देखो कि मैं कितना कर सकता हूं, उसी लिमिट में आपको करना है। स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं कि आखिर सुखासन के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कि ये आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अस्थमा के सिम्टम्स को ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि आप ये मेडिटेशंस कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी ध्यान लगा रहे हो, तो जरूर है कि ये आपके माइंड को काम बनाएगा। इसके अलावा पीसफुल यानी कि आप बहुत ही आपके शांति तरीके से काम करेगा, बहुत ही पीसफुली आप काम कर पाओगे अगर ये आसन करते हो तो। इसके अलावा है कि आपकी जो बॉडी पोस्चर है उसको इंप्रूव करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ रहे हो, अच्छे पोस्चर में बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका ये पोस्चर को इंप्रूव करेगा। उसके अलावा है जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल फटिगनेस, क्योंकि जो अभी आजकल मैं खुद या कोई भी और भी अगर कोई जो व्यक्ति है वो अधिकतर टाइम मोबाइल पे रहता है, ठीक है, या ऑफिस में रहे या कॉलेज में रहे, कहीं भी रहे, वो आपको मोबाइल पे टाइम ज्यादा देते हो, ठीक है। इस होता क्या है कि हम लोग की जो एक दिमागी बहुत थकान हो जाती है, ठीक है, वैसे कंडीशंस में ये बहुत ही हेल्पफुल है और करना भी चाहिए आप लोगों को। मैं करता हूँ इससे, जो आपको एक बहुत ही पीसफुली आप रह पाओगे अगर ये आप करते हो तो। इसके अलावा जैसे कि है कि जैसे आपका ये मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस को बनाएगा ये, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस की वजह से हम लोग एक गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये अगर आपका मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस होगा तो आप कोई भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव करेगा। जो हमारी बॉडी में हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए वो हेल्दी बॉडी सर्कुलेशन ये आपको ये आसन देती है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं कि सुखासन के क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं। कहने का मतलब है कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम नी और हिप्स इंजुरीज देन दे शुड अवॉइड दिस आसन, यानी कि जिनको हिप्स की या नीज यानी कि घुटने की प्रॉब्लम्स है या कोई इंजुरीज है वैसे पेशेंट्स को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क और एनी स्पाइन प्रॉब्लम्स दे शुड परफॉर्म दिस आसन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, यानी कि किसी की स्लिप डिस्क यानी कि जो स्पाइन में आपको पता है, ठीक है, मान लो कि आपका स्पाइन है, यहाँ पर आपके, ठीक है, एक डिस्क बनी होती है, ठीक है,
ये आपकी कुछ इस तरह की डिस्क बनी होती है। आप देखोगे कि ये कुछ आपके रीढ़ के पीछे गांठ गांठ ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये आपका डिस्क जो होती है, अगर स्लिप डिस्क में होता क्या है कि ये डिस्क आपकी थोड़ी सी डिसलोकेट कर जाती है। यानी कि अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी स्लिप डिसलोकेशन हो गई है या कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कोई एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें, तब ये आपका काम सही रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा है कि जिनकी रिस्पिरेटरी की कोई सीरियस इशू है, मान लो कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है या कुछ भी है, सीओपीडी जैसे बीमारी है, तो वैसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ सकती है। तो ये थे इनके 3 कंट्राइंडिकेशंस, ठीक। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं चक्रासन के बारे में। और ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसे करने से हद तक उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्यूर के बारे में जानेंगे, लेकिन बगल में दिख रहा है इमेज में आप पहले देख सकते हैं कि इसे करना कैसे है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लो आप, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही आपको यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो पहला प्रोसीड्यूर क्या है इसका, कि लाई डाउन ऑन योर बैक। आपको अपने बैक यानी कि पीठ के बल पर लेट जाना है, यानी कि शवासन की स्थिति में आपको रहना है, ठीक है। पहला स्टेप है आपका। दूसरा, बेंड योर नीज एंड ब्रिंग योर हील्स क्लोजर टू टच योर हिप्स, कीप सम डिस्टेंस बिटवीन योर फीट। आपको क्या करना है कि आपको अपने घुटने को, नीज को मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हिल्स है, आपकी जो एड़ी वाली पार्ट है, वो आपकी हिप्स को टच करनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि आप सबसे पहले स्टेज में, मान लो कि आपका ये पहले सोए हुए थे, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो ये पैर है, मान लो कि आपका यहाँ पे नीज है, ठीक है, आपको इसको बैंड करके अंदर साइड लाना है, ठीक है। जो आपकी जो हिल्स है, ये जो हिल्स वाली पार्ट है, ठीक है, वो आपकी टच हो जाए कहां पर, आपके हिप्स पर, ऐसा पोजीशन में लाना है, ठीक है। हम थर्ड स्टेप फिर है कि ब्रिंग पाम्स योर अंडर योर शोल्डर। और आपकी जो पाम्स है, जो हाथ की जो तलवा है, इसको आपको लाना है कंधे के नीचे, ठीक है। आपको यहाँ बगल में इमेज दिख भी रहा होगा कैसे लाना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा चौथा जो इसका स्टेप है, वो है कि नाउ व्हाइल इनहेलिंग प्रेस योर पाम्स एंड फीट ऑन ग्राउंड एंड लिफ्ट योर बॉडी अप, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने जो बैक साइड से आपने पाम्स को जो आपने ग्राउंड पे सटा के रखा था और हिल्स को जो लगा के रखा है अपने ग्राउंड पे, उसको प्रेस करते हुए अपने बॉडी को अप करनी है, ठीक है। कुछ अगर आप जो अप करोगे, वो कुछ आपके सेमी सर्किल टाइप सा एक आपका कर्व बन जाएगा आपके बॉडी से, ठीक है। उसके बाद है कि मस्ट कीप योर हेड डाउनवर्ड्स बिटवीन योर हैंड्स। मान लो कि आप जो अपने बॉडी को अप कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये है कि आपकी जो हेड्स है वो आपको मतलब कि नीचे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेड्स को भी अप करते जा रहे हो। आपकी जो बीच वाली पार्ट है वो सिर्फ अप होगी, हेड्स आपका डाउन रहेगा, वो बिटवीन योर हैंड्स के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा है कि होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर लग रहा है कि मैं 2-3 सेकेंड तक इसको होल्ड कर सकता हूं, कर लो। या लग रहा है ज्यादा, तो एज पर योर कंफर्टेबिलिटी, आप जितने सेकेंड में कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। इसको रिपीट वंस और ट्वाइस, इसको पहले दिन 1 बार या 2 बार, या एज पर योर कंफर्ट, आप अपने कंफर्ट को देखकर कर सकते हो, ठीक है। ये होगा इसके प्रोसीड्यूर। अब मैं स्टूडेंट, मैं अब चक्रासन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूं कि अगर कोई ये परफॉर्म करता है तो उसको जो अस्थमा की जो हमारी सिम्टम्स है उसको तो रिड्यूस करेगा, उसके अलावा ये और कैसे हेल्प कर सकता है। पहला है कि ये बैक पेन को ठीक करेगा, यानी कि अगर आपको भी कमर में कोई प्रॉब्लम है या रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है तो इसको ये क्योर करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा बोला हूं कि ये इट रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ अस्थमा, जो आपका अस्थमा का सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि है ये प्रॉब्लम्स ऑफ हर्निया, जैसे हर्निया जैसे प्रॉब्लम जो लड़कों को होती है, ये प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसन नहीं है हर्निया को ठीक करने को, तो ये आपका चक्रासन हर्निया को भी ठीक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा है कि जैसे कि इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोस्पोरोसिस, इनफर्टिलिटी है यानी कि जो वैसे जो कोई एडल्ट्स, वैसे कोई कपल जो मतलब कि फर्टाइल नहीं है, जो कल तक एक बेबी नहीं है किन्हीं के पास, तो वैसे इनफर्टाइल कपल्स के लिए ये आसन बहुत ही यूजफुल है, इफेक्टिव है। या ऑस्टियोस्पोरोसिस, ऑस्टियोस्पोरोसिस ये किसी वुमेन में बहुत देखने को मिलता है, जो मेनोपॉज वाले एज में होती है, उन्हें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। होता क्या है कि आपकी जो बोन होती है, ठीक है, कोई बोन में ना डेंसिटी होती है, तो जब आप कोई वुमेन है, ठीक है, एट द एज ऑफ 45, 46 अप टू 50,
उनकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी घटने लगती है और उनकी जो कहते हैं ये बोन होती है वो पोरस होने लगती है, ठीक है, ये पोरस होने लगती है। तो वैसे कंडीशंस में, ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है। और ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी जो होते हैं, जो मिल्की व्हाइट जो वुमेन होती है उन्हें ज्यादा होता है, ठीक है। ये रिसर्च में भी आया था कि जो मिल्की व्हाइट वुमेन्स हैं एट द एज ऑफ 45, 50 उन्हें ये ज्यादा होता है। इसके अलावा है कि जैसे कि ये आपके स्ट्रेस को रिडक्शन कर सकता है या डिप्रेशन को भी ये कम करता है। इसके अलावा अगर आपकी किडनीज में पेन हो रही है, चाहे वो स्टोन की वजह से हो, किडनी स्टोन की वजह से हो, तो किडनी में ये पेन को भी रिड्यूस करता है, उसे भी ठीक करता है। ये थे इसके 6 आपके बेनिफिट्स चक्रासन के। अब स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूं कि आखिर चक्रासन के क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं, यानी कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि जो पेशेंट्स हैं जिन्हें हेडेक का प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि उनकी सिर में दर्द हो रही है, अगर ये होती रहती है तो वैसे पेशेंट को ये आसन नहीं करना चाहिए। या दूसरा, अगर किन्हीं को हाई ब्लड प्रेशर जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेड डाउन जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों में और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है ये। इसके अलावा है कि जिन्हें कहता है अगर शोल्डर इम्पिंगमेंट हो गई है, कहने का मतलब है कि कुछ शोल्डर में इश्यू है, अगर मुचक गया है या कुछ ऐसा इश्यू है, तो वैसे कंडीशंस में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्पिंगमेंट जैसे कंडीशंस में आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो बोन्स है, जो ज्वाइंट्स है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा है कि जैसे कि अगर आपको कोई रिस्ट इंजुरीज है, यानी कि आपकी जो कलाई है इसमें कोई इंजुरीज है या कुछ फ्रैक्चर है या आपने हाल में ही इसमें प्लास्टर करवाया था, तो आप ये आसन को परफॉर्म ना करें। हो सकता है कि जो आपकी फ्रैक्चर्स हैं वो फिर से आ सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। ये थे आपके चक्रासन के कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि मैंने आपको बता दिया चक्रासन के प्रोसीड्यूर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस के बारे में।